मोदी जी जाकर स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घूसपटिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घूसपटिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। ये लिस्ट है, अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए, एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। 3 lakhs votes have been deleted, 5 lakhs have been deleted, 7 lakhs have been deleted, and BJP people are there, are dancing there in those numbers. one कर चला जाएगा, one कर चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, यार ना बोले तो अच्छा ही है। ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये अनपढ़ इसलिए हैं, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें, अगर ये जानते हो कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोगों जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। संसद भवन में जो काम आज हो रहा है वो पिछले सत्र में भी हो सकता था, लेकिन तब एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई, पूरा सत्र खत्म हो गया। आज एसआईआर पर संसद भवन में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई, विपक्ष के 2-3 सांसदों ने अपनी बात पूरी की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव ने निभाई, कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी ने निभाई और टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी ने निभाई। तब अपने आप साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों एसआईआर पर चर्चा करने से भाग रही थी। वो ईवीएम से चुनाव कराने की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे क्या? वे घुसपैठिए बिहार में कितने पकड़े गए, इसका जवाब देंगे क्या? एसआईआर किस कानूनी प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है, इसका जवाब देंगे क्या? बीएलओ की मौत से लेकर के उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से फर्रुखाबाद तक के चुनावों में वोटों की डकैती जो हुई है, उस पर जवाब दे पाएंगे क्या? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर के चुनाव आयोग में ही जिस तरह से रिफॉर्म की जरूरत है, उस पर कुछ बोल पाएंगे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वोटर चुनते थे कि हुकूमत करने के लिए सरकार किसकी बनेगी, अब सरकार तय कर रही है कि वोटर कौन बनेगा। इतने गंभीर सवाल आज एसआईआर की बहस में पहले ही दिन शुरुआती ही कुछ घंटे में आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग तो कोई जवाब देता नहीं, क्योंकि उसके हिस्से का जवाब बीजेपी और उनके टेलीविजन मीडिया देते हैं। लेकिन सिलसिलेवार जरा सुनिए कि जब अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो कैसे उन्होंने शुरुआत ही इस बात से कही कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, उसके कमीशन का गठन की प्रक्रिया ही गड़बड़ है, और उसके बाद उन्होंने रामपुर से लेकर के उदाहरण दिया और कहा कि चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है। जिस इलेक्शन कमीशन से हमें यह उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मैं सबसे पहला उदाहरण यह देना चाहता हूं कि रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और जैसे ही अखिलेश ने बात शुरू ही की थी, तब तक कोई टोका टोकी करने लगा कि ये निजी अपनी दर्द को बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने उस अनपढ़ को, कोट अनकोट अनपढ़ को, अपनी शैली में समझाया कि उन्हें पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितनी धांधली हुई है। समस्या अगर नहीं जानोगे तो सुधार किस बात का करोगे? अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, यार ना बोले तो अच्छा ही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है, अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है, अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अनपढ़ इसलिए है अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूं, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है,
एक एक पत्र लिखा इलेक्शन कमीशन को, अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें अगर ये जानते हो। असल पॉइंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहती, इसीलिए आज विपक्ष ने एक जिम्मेदार भूमिका निभाई। मनीष तिवारी ने जब भाषण की शुरुआत की तो मनीष तिवारी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया ही धांधलीपूर्ण है, उसमें पूरी तरह से सरकार का बहुमत है, इसमें 2 और सदस्य जोड़े जाएं ताकि ये निष्पक्ष हो और विपक्ष की भी आवाज सुनी जाए। अगर चुनाव आयुक्त ही सत्ता की रहनुमाई से आएंगे तो वो सत्ता की चापलूसी ही तो करेंगे। अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा यह सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। मनीष तिवारी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यहां तक कहा कि जो एसआईआर अभी किया जा रहा है वो न तो संविधान में कहीं है और न कानून में। एसआईआर किसी कंस्टिट्यूएंसी या किसी रीजन में कोई बहुत गड़बड़ है तो करने का प्रक्रिया मिलती रही है, लेकिन चुनाव आयोग को शिकायतें मिलती हैं तो वो शिकायतों के आधार पर अगर एसआईआर कर रहा है तो उन शिकायतों को सदन पर रख के कि कौन सी गड़बड़ थी और क्या सुधार हुआ। कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं, ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। यह सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। इसी बात को अखिलेश यादव ने बहुत दमदारी के साथ उठाया। उन्होंने फर्रुखाबाद का जिक्र किया, मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र किया और यहां तक बताया कि उत्तर प्रदेश में तो डकैती हुई है। हम शिकायत पर शिकायत करते रहे लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों पर कोई जवाब नहीं दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद की धांधली और उसके बाद उपचुनावों में इतनी धांधली हुई, रामपुर से लेकर मिल्कीपुर, कुंदरकी से लेकर बंदूक तान देने की प्रक्रिया पर अखिलेश यादव ने जब एक एक उदाहरण देकर के चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया तो उम्मीद है कि चुनाव आयोग देश को यह बताने की कोशिश करेगा कि देश के सदन में बैठी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि तुम बायस्ड हो, तुम चुनाव करा ही नहीं रहे, तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो और केवल चोरी नहीं डकैती कर रहे हो। कोई जवाब देगा चुनाव आयोग? मैं 3 बाई इलेक्शन का उदाहरण देना चाहता हूं आपसे अध्यक्ष महोदय। नहीं, बाई इलेक्शन पर चर्चा नहीं हो रही। नहीं, मैं जब तक आप अध्यक्ष महोदय चीज जानोगे नहीं, अगर मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है तो मैं रिफॉर्म क्या मांग करूंगा? अध्यक्ष महोदय, जब तक मैं घटना नहीं बताऊंगा, मैं पहला बाई इलेक्शन बताना चाहता हूं। ओके, मानिए आपका नंबर आएगा। अगर आप रिफॉर्म पे बात कर रहे हैं तो आपको घटनाएं क्या हुई वो बात तो करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बाई इलेक्शन मिल्कीपुर की बात करना चाहता हूं। बाई इलेक्शन मिल्कीपुर जो अयोध्या क्षेत्र में आता है, इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने शिकायतें की, यहां धांधली होने जा रही है, चुनाव को हराया जाएगा। वहां की सरकार ने मिलकर के किस अधिकारी को पोस्ट करना है, किसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। अब आज तक चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे पाया कि वो आदमी था कौन जो एक आदमी कह रहा था 6 बार वोट डाला हूं बीजेपी को।
बाद में ये वीडियो भी देख लीजिए। भाजपा भैया भाजपा। हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। क्या नाम बाबा अपना? राम पांडे। हाँ। इसके बाद चुनाव सुधार की पूरी बातचीत का सबसे अहम बिंदु, जिसे मनीष तिवारी ने भी उठाया कि भाई आप ईवीएम के आधार पर चुनाव कराते हो तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं कराते और बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते। अखिलेश यादव ने अपने ईवीएम विरोधी बात को फिर से पुख्ता किया और याद रखिएगा, अखिलेश यादव ने इसी बार नहीं बोला जब वो लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बने थे, चुनाव जीत कर पहुंचे थे, तब अखिलेश यादव ने उसी सदन में खड़े होकर के कहा था कि मैं 80 के 80 सीटें जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम पर यकीन नहीं करता, हम इसी से जीत करके भी आएंगे, लेकिन ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं और जब भी मौका मिलेगा तो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। यह पुराना भाषण अखिलेश यादव का आज आपको जरूर सुनना चाहिए। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। इस 2 लाइन के भाषण के बाद अब आज जो अखिलेश यादव ने चुनाव सुधार के समय सबसे अहम सवाल उठाया, जिन देशों ने ईवीएम बनाया वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, जिन देशों को प्रगतिशील और विकसित मानते हैं आप, वे इसका इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया के कई देशों में तो बैन लगाया गया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा और आप यहां पर ईवीएम से चुनाव कराते हो। और आज आपको चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसी बैलेट पेपर की मांग पूरा विपक्ष कर रहा है। थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर रहे हैं, भारत और अमेरिका की तुलना कर रहे हैं, भारत की और जापान की तुलना कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव के भाषण के इस ईवीएम वाले और बैलेट पेपर वाले हिस्से को सुनने के बाद एक सवाल पूछिएगा भाजपा से भी ईवीएम के मुद्दे पर कि जब मशीन में गड़बड़ आ रही है, जनता का, वोटरों का यकीन मशीन पर नहीं है, तो फिर मशीन से चुनाव हो क्यों रहा है। इसी के बावजूद दूसरा पहलू, आपका डंका देश नहीं दुनिया में बज रहा है। हारते हुए चुनाव जीत रहे हो आप, 56 इंच की छाती आपकी, पूरा देश एकदम दिल में आपको बसाए हुए है। लेकिन फिर भी अगर आपको लोग कहते हैं कि ईवीएम की वजह से जीत रहे हो तो बुरा नहीं लगता। नरेंद्र मोदी और बीजेपी आज ही घोषणा कर दी कि जब सब हमारे फेवर में है तो लाओ विपक्ष की इस शंका का समाधान करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की फिर से घोषणा कराते हैं। सोचिएगा, ऐसा नहीं होगा। आगे सुनिए कि इस पूरी बातचीत में हुआ क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र, मीडिया बायस्ड है इसका जिक्र अखिलेश यादव ने अपने भाषण में किया। जब मीडिया एक ही व्यक्ति को दिखाते रहेगा और उसमें उन्होंने थोड़ा क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बहुत ही दूरदर्शी राजनीति के तहत, भारत के लोकतंत्र की बुनियाद यह है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स ना हो, 2 राष्ट्रीय दल हों और उन्हीं के विमर्श ही राष्ट्र के विमर्श बन जाएं। इसको खारिज करते हुए भारतीय लोकतंत्र की, समाजवादी लोकतंत्र की बुनियाद पर अखिलेश यादव ने प्रकाश डालते हुए कहा कि रीजनल फोर्सेस के लिए न तो इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई चंदा जल्दी मिलता है, कुछ एक आध अपवाद छोड़ दें तो, और न मीडिया उन्हें दिखाता है। ऐसे में ये फेयर इलेक्शन कहां है, लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है। इसलिए रीजनल पार्टियों को भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप लूट रहे हो और चुनाव को महंगा करा रहे हो, रीजनल फोर्सेस लड़ेंगे कैसे। टेलीविजन पर एक ही लोग दिखाई देते हैं, बाकी लोग दिखाई नहीं देते। उनका नैरेटिव, उनका मुद्दा, उनके भाषण, उनका एजेंडा सामने नहीं आता, तो वो लड़ेंगे कैसे। कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी,
लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। कुछ बात हम लोग को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं है, ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरा सुझाव यह भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इलेक्ट्रल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने बीएलओ की बात उठाई कि एसआईआर के नाम पर एक तरफ आप उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा में 15,000 वोटर पहले ही काट चुके हो। कॉपी दिखाई देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो कॉपी है जिसको अखिलेश यादव दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये वोटर एसआईआर की प्रक्रिया के पहले ही आपने काट दिए। बीएलओ की मौत हो रही है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, बीएलओ जो बने हैं उनके ऊपर इतना दबाव हो रहा है और दबाव में वो सारे बीएलओ मारे जा रहे हैं और एसआईआर की आड़ में इतनी हड़बड़ी में आप ये सारे काम कराए जा रहे हो। और ये वही प्रक्रिया है जो उत्तर प्रदेश में बंदूक रख देती है वोटर के छाती पर और वही चंडीगढ़ में सीसीटीवी पर बैलेट पेपर होता था चोरी पकड़ी जाती है। और इसी बीएलओ की बात को कल्याण बनर्जी ने अपने भाषण में फिर से उठाते हुए कहा कि एक भी बीएलओ से मिलने ये भाजपा वाले क्यों नहीं गए। टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी ने तो पूरी लिस्ट गिना दी कि इतने बीएलओ मारे गए और आप किसी में गए नहीं। और कहां है आपके लोग? सुसाइड अटेम्प्ट ड्यू टू एसआईआर पैनिक, mother attempted suicide along with the child, other documentation fear, hunger strike by Motua community. This Motua community, sir, do you know what is happening? One BJP MOS sitting in West Bengal is giving the citizenship certificate. अखिलेश यादव ने इसके बाद जो आरोप लगाया कि चुन चुन कर आप अपने विरोधियों को, पीडीए के लोगों का वोट काटते हो, जाति देख करके पोस्टिंग करते हो, उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करते हो। और याद रखना ज्ञानेश कुमार जी, 18,000 एफिडेविट का सवाल फिर अखिलेश यादव ने उठाया कि 2022 के चुनाव के बाद हमने जब ये सबूत दिए तो आज तक आपने इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और आप इतने बड़ी प्रक्रिया में आधार कार्ड से लिंक नहीं कर रहे हो और पहले कह रहे थे आधार कार्ड जरूरी है, अब कह रहे हो आधार कार्ड नहीं चलेगा। कहीं चुपके एनआरसी तो नहीं कर रहे और उसकी आड़ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सुनने में आ रहा है कि डिटेंशन सेंटर बना रहा है। इस बात का जवाब बीजेपी को देना चाहिए और इसी सवाल को अखिलेश यादव को भी सुनिए और कल्याण बनर्जी को भी सुनिए। कल्याण बनर्जी ने तो साफ पूछ दिया, एक घुसपैठिया मिला क्या? मोदी जी जाके कैसे नाच नाच के भाषण कर रहे थे रे भाई कि घुसपैठिया। और वही लोग आज यहां के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और इस सवाल पर डिबेट ही नहीं होने दे रहे कि घुसपैठिया 12 साल तुम सरकार में हो, प्रधानमंत्री तुम हो, गृह मंत्री तुम हो, घुसपैठिया आया कौन से? ऐसा नहीं लगता कि ये भारत के लोगों का अपमान है और इनडायरेक्टली आप नागरिकता तय कर रहा है चुनाव आयोग। और यह सबसे खतरनाक है। सुनिए विपक्ष के दो बड़े नेताओं के बड़े सवाल को। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में।
और इसलिए यह बात अब बीजेपी के खेमे में चली गई है। क्या वो जवाब देंगे? और कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि पहले वोटर चुनता था सरकार, अब सरकार चुनेगी कि वोट कौन देगा। इसके आड़ में जो आप ये सब काम करते हो, इस तरह से चुनाव सुधार कभी नहीं हो सकता। क्या भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और मीडिया जो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, मोदी मीडिया, वो इन सवालों पर डिबेट कराएगी कि बैलेट पेपर से होना चाहिए कि नहीं चुनाव? ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लूट हो रही है पैसे की, और पैसा झोंक करके ताकतवर लोग ही अब पूरे देश की राजनीति को तय कर रहे हैं, और सामान्य लोग, क्षेत्रीय दलों का, कमजोर लोगों का, गरीबों का अब लोकतंत्र बचा ही नहीं। क्या बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर की आड़ में चुनावी प्रक्रिया और भारत के संविधान के नियमों की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही हैं? क्या अधिकारियों की पोस्टिंग जाति देखकर नहीं हो रही, धर्म देखकर नहीं हो रही, सर्टिफिकेट बदल दिया जा रहा? कितने सवाल ऐसे, एक एक मिनट विपक्ष का सुनना चाहिए। इस वीडियो की सीमा इसलिए हम बहुत ज्यादा तो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन सोचिएगा कि जितना सवाल इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने उठाए हैं, अखिलेश यादव ने जितना तगड़ा हमला बोला है, कल्याण बनर्जी और मनीष तिवारी ने उस हमले को और तीखा बनाया है, और उसके बाद अभी बहस जारी है। क्या विपक्ष के इन सवालों का एक भी जवाब बीजेपी सदन में दे पाएगी, या यही कह देगी कि हम थोड़ी चुनाव आयोग जवाब देगा? तो क्या इसका जवाब देगी बीजेपी कि चुनाव आयोग बनाया कैसे तुमने, और उसमें नियुक्ति ही बदल दी, उनके ऊपर मुकदमा कोई नहीं कर सकता, और वो आजाद हो गए कि देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर दें? इसका जवाब बीजेपी दे पाएगी? आप क्या मानते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? नीचे अपनी टिप्पणी जरूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगे, पसंद आए, तो शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।